बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोग कंपनी लॉ को थोड़ा आगे तक लेकर चले गए थे। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में एक दफ़ा एलेबोरेट कर लें तो हमें समझ आएगी कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या है, और सेकंड हम समझ रहे होंगे लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर क्या है, और तीसरी बात हम देख रहे होंगे लाइबिलिटी ऑफ अनपेड शेयर होल्डर। तो हमने कहा जो कंपनी की लाइबिलिटी है, ये तो कंपनी तो फुली लाइबल है। फुली लाइबल का क्या मतलब हुआ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। फिर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, हमने कहा नॉर्मल, बेटा बस कर दें। हमने कहा कि लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर जो है, अगर डायरेक्टर अपनी पार्ट्स के अंदर अंदर काम कर रहे हैं, विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर पार्ट्स, तो डायरेक्टर आर नॉट पर्सनली लाइबल। हाँ, कहीं नेग्लिजेंस आएगी डायरेक्टर्स के चैप्टर में, हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, हमने कहा जी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर उनकी इन्वेस्टमेंट तक है, और वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, यानी अब मेंबर से हमने कोई पैसे लेने वाले नहीं हैं। हाँ, जो उनके पैसे आए हुए हैं वो हो सकता है कंपनी का डेट रिटायर करने में इस्तेमाल हो जाए और इन्हें कुछ ना मिले। लेकिन अगर कोई आने वाले हैं तो जो अनपेड अमाउंट है वो रिकवर की जा सकती है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कल ये सारा काम करते हुए। फिर हमने एक अहम डेफिनेशन देखी थी बॉडी कॉरपोरेट की, लेकिन बॉडी कॉरपोरेट को समझने से पहले हमने सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इवॉल्व किया था, ठीक है ना। कि सेपरेट एंटिटी हम किसे कह रहे हैं, कि जिसके अंदर ये 5 बातें 4 बातें मौजूद हों, हम उसे कह रहे हैं ये इदारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर हमने बॉडी कॉरपोरेट को डिफाइन किया था। तो यहाँ तक का काम हम कर गए थे। आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी की अब डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है, हमने टाइप्स बनानी है। कंपनी की टाइप्स बनाने के लिए हम कई ग्राउंड्स पर काम कर सकते हैं। एक, हम कंपनी को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। एक हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, और तीसरा हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है 3 डिफरेंट अंदाज से हम कंपनी की डिफरेंट कैटेगरीज टाइप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। कंपनी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर है? शेयर्स की बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी हम किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी, जब हम ये कंपनी बनाएंगे तो कंपनी के 2 अहम डॉक्यूमेंट बनेंगे। एक मेमोरेंडम कहलाएगा और दूसरा आर्टिकल्स कहलाएंगे। इनके अंदर एक बात लिखी हुई है, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर। रिस्ट्रिक्ट, एक लॉ 2 लफ्ज इस्तेमाल करता है। एक लफ्ज है रिस्ट्रिक्ट और एक लफ्ज होता है प्रोहिबिटेड, ठीक है। प्रोहिबिटेड का तो मतलब होता है बस ये बात मना है, किसी को भी अलाउड नहीं है, किसी भी हालात में अलाउड नहीं है। तो फिर लफ्ज क्या होगा? प्रोहिबिटेड। एक है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब हर बंदा नहीं कर सकता, कुछ लोगों को अलाउ होगा या कुछ हालात में, कुछ सर्कमस्टांसिस में अलाउ होगा। तो कंपनी के शेयर को सेल करना प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। बात समझ आ रही है? रिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि यार आप पहले हमें देंगे शेयर, फिर अगर हम ना लें तो किसी और को सेल करेंगे, या जिसको शेयर सेल करेंगे हमारे से पूछ कर सेल करेंगे, आपस के मशवरे से। कोई रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिट नहीं है। दे दें यार उसे को चलो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात कल मिल जाएगी।
अच्छा, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, पहली कंडीशन लगी। लिमिट मेंबर टू 50, दूसरी कंडीशन लगी कि ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ले सकती है, 50 मेंबर हो सकते हैं, 50 लोग मिलकर ये कंपनी बना सकते हैं। इसका मतलब है एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 50 हो सकते हैं, लेकिन 51 मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं हो सकते। दो बातें आ गई। प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक। अखबार में इश्तहार लगा के, आगे हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस कि पब्लिक से हम पैसे कैसे लेते हैं, जैसे थोड़ा आगे चलेंगे। वो जो पब्लिक को इनवाइट करना है कि यार आपका दिल करे आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, मेरी कंपनी ये है, हम ये कर रहे हैं, प्रोहिबिट है। ये कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती जब तक ये कंपनी अपना स्टेटस चेंज ना करे। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। प्राइवेट कंपनी का मेंबर रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने शेयर बेच सकता है। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 50 लोगों से बन सकती है। ये 3 वो बुनियादी इंग्रेडिएंट हैं जो किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है अगर किसी कंपनी के उन डॉक्यूमेंट्स में ये 3 बातें लिखी हुई हों, किन डॉक्यूमेंट्स में? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अभी आजकल के लेक्चर में पहुंच जाएंगे वहां तक। तो फिर इस कंपनी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना? PVT LTD लिखा हुआ नजर आएगा। ये PVT बता रहा है कि कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। फिर हम कहते हैं कि यार प्राइवेट कंपनी को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ 2 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड SMC प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी। SMC स्टैंड फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। यानी अगर एक आदमी सोल प्रोप्राइटर, वो जो गुफ्तगू हम शुरू में कर रहे थे, जो फजाइल बयान कर रहे थे लिमिटेड लाइबिलिटी के, वो उन फजाइल से कायल हो जाए और वो कहे देखो भाई मैं ना पार्टनरशिप इसलिए नहीं करता था, मैं लोगों के साथ मिल के नहीं काम करना चाहता, मेरे बिजनेस में मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन साथ ही उसको डर भी आ गया, किसका? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या निकला कि वो सिंगल बंदा ही कंपनी बना ले, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बना ले, ताकि वो बंदा और उसका कारोबार अलग अलग हो जाए, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई एक शख्स भी कंपनी बना सकता है। अगर एक ही मेंबर है कंपनी का, एक ही ऑनर है कंपनी का, तो वो कौन है? प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन ये कंपनी का मोर स्पेसिफिक नेम क्या आ गया? SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। एक स्पेशलाइज्ड किस्म की कंपनी है। फिर आ गया अदर देन SMC। अब आपको होता है कंपनी में कल को हमने डायरेक्टर भी बनाने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बनाने हैं, कंपनी का कोई सेक्रेटरी भी बनाना है। अब ये बिल्कुल उसी तरह की, इस कंपनी की सूरत हाल बिल्कुल शेख रशीद जैसी होती है। वो अपनी पार्टी का सदर भी खुद ही है, मेंबर भी खुद ही है, जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, सारा कुछ खुद, एक ही बंदे की तो पार्टी है। ठीक है ना? तो ये SMC के साथ आपने शेख रशीद को याद रखना है, तो ये करैक्टर आपको याद रह जाएगा। और अदर देन SMC का मतलब है अगर कंपनी में 2 लोगों से लेकर 50 लोगों तक की हमने कंपनी बनानी हो। अच्छा आप जरा गौर करें, हर कंपनी जो 2 लोगों से लेकर 50 लोगों तक की हो वो प्राइवेट कंपनी होगी? नहीं, ये नहीं कह रहे हमने नंबर ऑफ मेंबर की बुनियाद पे नहीं कैटेगरीज बनाई। कैटेगरी तो इन 3 कंडीशन की वजह से बनाई है। इस अहम बात को समझें। अगर डॉक्यूमेंट्स में ये 3 कंडीशन लगी हुई हैं और फिर मेंबर 2 से 50 हैं तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड है। अगर ये कंडीशन लगी हुई है और मेंबर एक ही है तो वो सिंगल मेंबर है।
फ़र्ज़ किया मेंबर 5 हैं, लेकिन कंडीशन ये नहीं लगी हुई, फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कोई और कंपनी है। यानी कंपनी के प्राइवेट होने का दारोमदार मेंबर्स की तादाद पर नहीं आ रहा, बल्कि इन 3 कंडीशन के कलेक्टिवली आने से आ रहा है। हर कंपनी जिसमें 5 लोग हों प्राइवेट ही होगी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में कंडीशन क्या लगी हुई है। क्लियर होगी बात? नहीं, मेंबर्स एम्प्लॉयज मेंबर नहीं है ना, जिन्होंने शेयर लिए वो मेंबर आएंगे। अब हम उधर गए जी, प्राइवेट कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लॉ ने रिवर्सल उसको डिफाइन कर दिया। उसने कहा जी एसिड क्या होते हैं? उसने कहा जी जो बेस नहीं होते। उसने कहा बेस क्या होते हैं? उसने कहा जो एसिड नहीं होते। ठीक है ना, ये वो वाले स्टाइल की डेफिनेशन आ गई है। उसने कहा कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हमने, लॉ ने तो ऐसे लिख के फारिग हो गया। हमने कहा नहीं नहीं यार, हमने स्टूडेंट लेवल पे एग्जामिनर से नंबर छीनने भी हैं, तो हमने अपनी डेफिनेशन खुद बना ली। अब इसका रिवर्सल लिख लेते हैं इधर। क्या जी, कैसे लिखेंगे? लिखा नहीं है मैंने। अ कंपनी विच डू नॉट रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, डू नॉट प्रोहिबिट, बल्कि अलाउ करती है। ठीक है ना, एक ऐसी कंपनी जो अलाउ करे कि आप मेंबर से, जनरल पब्लिक से, कैन ऑफर टू जनरल पब्लिक। उन तीनों का रिवर्सल लिख दिया हमने अब, क्योंकि एग्जामिनर ने तो कहा बताइए पब्लिक कंपनी क्या है, और इसने इसके शायद 2 मार्क्स रख दिए। अगर मैं खाली ये लाइन लिख कर आया हूँ तो एग्जामिनर कहेगा यार अच्छा इतना सा लिखने के 2 नंबर मैं इसको क्यों दे रहा हूँ? तो मैंने इसको ज़रा एलेबोरेट कर दिया, इसका रिवर्सल कर दिया। एक ऐसी कंपनी जो शेयर के ट्रांसफ़र पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, बल्कि शेयर ट्रांसफ़र इतने आसान हैं कि मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ आया, मेरे पास अपनी ऐप आ रही है, मैंने अपनी कंपनी जिसके शेयर ख़रीदे हुए हैं उसके देखे और सेल भी कर दी और आपको क्लास भी पढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, मोबाइल से आजकल सारा काम हो रहा है, तो शेयर परचेज भी हो सकते हैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते, सेल भी हो सकते हैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। मेरा दिल करे जिसको मर्जी शेयर सेल कर दूं, जिस मर्जी प्राइस पे शेयर कर दूं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसे नहीं है। मुझे अपने मसलन हम राइज एजुकेशन या अंसारी प्राइवेट लिमिटेड के हम डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं। अब ये क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, अगर मैं अपनी होल्डिंग सेल करना चाहता हूं तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, उसका कोई और प्रोसीजर होगा। वो इस तरह नहीं हो सकता कि क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैंने शेयर भी सेल कर दिए होंगे। बात समझ आइए? इसका मतलब है कंपनी की कैटेगरी, कंपनी की टाइप, ये 3 कंडीशन बना रही हैं, ना कि नंबर ऑफ मेंबर बना रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन सी कंपनी बन गई? पब्लिक कंपनी बन गई। अब आया जी, पब्लिक कंपनी 2 तरह की हो सकती है। वन इज कॉल्ड अनलिस्टेड एंड अदर इज कॉल्ड लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी मैं किसे कह रहा हूं? एक ऐसी कंपनी जो मुझे अलाउ करती है कि मैं जनरल पब्लिक से पैसे ले सकता हूं। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने SECP में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई तो मुझे अलाउ है कि मैं चाहूं तो पब्लिक से पैसे ले लूं, लेकिन मैंने अभी लिए नहीं है। अलाउड है, यहां मुझे अलाउड नहीं है बल्कि प्रोहिबिटेड है। वहां मुझे अलाउड है, मैंने पैसे लिए नहीं है। अलाउड है, लिए नहीं है, तो दिस कंपनी इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। कैन ऑफर बट नॉट येट ऑफर्ड, पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, लिए नहीं है। और लिस्टेड कौन सी है? जिसने पैसे कैन ऑफर एंड हैज ऑफर्ड, पब्लिक से पैसे ले सकते थे
और ले भी लिए हैं। ले कैसे लिए हैं? शेयर इशू करके। अब यहां वो कंडीशन आई जो हमारे ध्यान में आमतौर पर लिस्टेड और अनलिस्टेड की एक दूसरी डेफिनेशन आती है। लॉ ऐसे डिफाइन कर रहा है, हमारे ध्यान में एक दूसरी डेफिनेशन आती है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी, और एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे, वो अनलिस्टेड। ये भी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके बिहाइंड क्या हो रहा है? लॉ कहता है देखो भाई, जब आप जनरल पब्लिक से पैसे लोगे ना, तो इससे पहले लीगली ज़रूरी है आप शेयर को मार्केट में ट्रेड करवा दें, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं है शेयर ट्रांसफ़र करने पे। तो रिस्ट्रिक्शन कब रिमूव होगी? जब ओपन मार्केट में शेयर्स बिक भी रही हो और ख़रीदी भी जा रही हो। तो ना बायर को सेलर की आइडेंटिटी चाहिए, ना सेलर को बायर की आइडेंटिटी चाहिए। जब मर्जी एक मार्केट में आप जब मर्जी कोई चीज़ खरीदें, जब मर्जी बेचें, फिर ही तो रिस्ट्रिक्शन रिमूव होएगी ना। इसीलिए सम टाइम हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर रहे होते हैं कि लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हो, और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना हो रहे हो। मसलन अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो जाए और आप समझें कि अच्छा यार हम थोड़ा आंखें खोल के भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, कोई सब्जेक्ट से दोस्ती लगाएं, तो आपको पहला काम चाहिए आज जाकर कराची स्टॉक एक्सचेंज को, जिसका नाम अब क्या हो चुका है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को विज़िट करें, उसकी वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन करेंगे तो होम पेज आ जाएगा आपके पास। वहाँ पर एक ट्रेड स्क्रीन आ रही होगी, एक ऑल शेयर आ रहे होंगे, ऑल कंपनीज आ रही होंगी। ट्रेड स्क्रीन में आमतौर पर पहली 20, 25, 30 कंपनीज डिस्प्ले पर होती हैं जिनके आज मैक्सिमम शेयर ट्रेड हो रहे थे। उसके अंदर आ रहा होगा PTCL, PSO, कैपको, इस तरह की कुछ कंपनीज आ रही होंगी। लेकिन एक होगा जहाँ ऑल कंपनीज का इंडेक्स बना हुआ, आप उसको क्लिक करें तो ये पाकिस्तान की वो तमाम कंपनीज की लिस्ट है विच आर लिस्टेड कंपनीज। पहले दिन हर्षद मेहता बन गए। हैं? पहले दिन हर्षद मेहता बन गए। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा आपने सोचा, उसमें आपको एक नाम नज़र आए। आपको कई कंपनीज के नाम नज़र नहीं आएंगे जिसे आप कंपनी जानते भी हैं। इसका मतलब है वो कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है, उनके शेयर पब्लिक में ट्रेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। दे आर नॉट लिस्टेड कंपनी। अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप सब अगर 18 ईयर्स के हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो आपने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, आपने MCB बैंक के थोड़े से शेयर खरीद लिए, थोड़े से निशात मिल के शेयर खरीद लिए, कोई इंश्योरेंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, कोई सीमेंट फैक्ट्री के शेयर खरीद लिए, थोड़े थोड़े से। वैसे तो शेयर एक भी परचेज किया जा सकता है एक्चुअली तो। अब एक दोस्त ने पूछा, और भाई आजकल क्या हो रहा है? नहीं, इतनी आसान बात नहीं, इतना हल्का नहीं किया हमने। मैंने कहा जी आजकल क्या हो रहा है? उसने कहा यार एक टेक्सटाइल मिल लगाई हुई है, दो मेरे बैंक हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है, आजकल मियां मंशा का भी मैं पार्टनर हूँ, जहांगीर तरीन का भी पार्टनर हूँ, इसहाक डार साहब का भी पार्टनर हूँ। तो अच्छा, लीगली वो ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। ये स्टेटमेंट उसकी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेंबर ऑफ द कंपनी का मतलब यही होता है कि ऑनर ऑफ द कंपनी। हाँ, ये बात याद रखें, आप कंपनी में गए, गेट नहीं किसी ने खोलना अभी। ये बात ये ना आप पहुंच ही जाए कि जी जनाब मैं तो मेंबर हूँ। तो एक्चुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना पब्लिक कंपनी पे, लिस्टेड कंपनी पे। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। आप PSO के शेयर खरीद सकते हैं, PTCL के शेयर खरीद सकते हैं, MCB बैंक के शेयर जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी बेच सकते हैं। ऐसे हमने कंपनीज को 2 बड़ी कैटेगरीज में और फिर उनकी 2-2 कैटेगरीज में ओवरऑल 4 तरह की कंपनीज बना ली। सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। प्राइवेट में तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जी, तीनों कंडीशन में। मतलब 2 फॉलो हुई, एक नहीं हुई, फिर वो पब्लिक में चली जाती है।
नहीं, पब्लिक में जाएंगी तो ये तीनों ही ख़त्म करनी पड़ेंगी, इसके दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती कि वो दो ख़त्म करे और ये ना करे, नहीं, तीनों को ख़त्म करेंगे तो उधर जाएंगे पब्लिक में। इसका मतलब है हमारे पास ये दो ऑप्शन है, या और इधर भी तीनों को अप्लाई करेंगे तो चलेंगे, ठीक है ना जी। सर जो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है, क्या चैनल जो ऑफर करने का है वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज है या किसी अपनी वेबसाइट से भी बेच? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए लफ्ज़ क्या है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि असल में आपको पता है जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, आवाम से पैसा लेना, ये बड़ा एक रिस्की एरिया है। यहाँ अब हम अपने मुल्क में ज़रा स्टेट वगैरह के लफ्ज़ बोलें तो इतने अच्छे नहीं लगते कि सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस की गुफ्तगू लीक हुई पड़ी है और बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो इसलिए वो लफ्ज़ इतना सूट नहीं कर रहा आजकल के माहौल में जो कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन जो स्टेट होती है ना, जो रियासत होती है, वो इस चीज़ पर पहला कंट्रोल लगाती है कि लोगों से पैसे किसको अलाउ करें। अब कोई एक रेगुलेटर चाहिए, मसलन बैंकिंग कंपनी वो वाहिद कंपनी है मुल्क में जिनसे पब्लिक से डिपॉजिट के नाम पर पैसे लेना अलाउड है। अब इसका निगरान कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, उसकी सुपरविजन में ये काम होगा। मसलन राइज कहे कि लोग हमें 1-1 लाख रुपया दें, हमने और कैंपस बनाना है, और हम ये अलाउड नहीं है। पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेना ये लीगली अलाउड नहीं है। हाँ, क्योंकि इंसान के अंदर ग्रीड मौजूद है, तो इसलिए हमारे माशरे में कोई डबल शाह और कोई फलां शाह वाले करैक्टर आते रहते हैं, लेकिन ये सभी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वक्तन फ़वक्तन पकड़ी जाती हैं। SCCP लोगों को वार्न करता रहता है कि यार ये एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है, लेकिन पैसे लेना अलाउड नहीं है। फिर जो दूसरा इदारा जो डिपॉजिट नहीं ले रहा, इक्विटी में पैसे डलवा रहा है, आपको ऑनरशिप सेल कर रहा है, वो SCCP की सुपरविजन में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ पैसे ले सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा इदारा पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता, क्योंकि पब्लिक मनी लेके भागना सबसे आसान है ना, तो यहाँ कंट्रोल लगाने की कोशिश हो रही होती है। इसलिए शेयर हमेशा कहाँ ट्रेड होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में होंगे। और अब रेगुलेटर कौन आएगा, SCCP रेगुलेटर आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब ज़रा हम कंपनी के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझते हैं। हम कह रहे हैं जी 10 लोगों ने, 10 दोस्तों ने मिलकर 20-20 लाख रुपया एक बंदे ने डाला और एक कंपनी बनाने की सोच ली, ठीक है ना। 10 लोगों ने 20 लाख रुपया पर हेड पैसे लिए, तो कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। और इसके शेयर बनाए, कंपनी बना ली, 10 लोगों के मेंबर के साथ कंपनी बन गई। कितना शेयर कैपिटल आ गया, 2 करोड़ रुपया। अच्छा जी, 1 रुपये, एक शेयर कितने का है पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 10 रुपीज़। इसका मतलब है हर बंदे को कितने शेयर मिले होंगे, 2 लाख। और कंपनी के टोटल शेयर कितने हो गए होंगे, 20 लाख। इसका मतलब है इसको 10 से तकसीम कर दूं, शेयर कैपिटल को, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना, ये सब इसके नाम है। इसका मतलब है अगर मुझे कंपनी का शेयर कैपिटल रुपीस में गिवन हो और मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने हो, तो नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर बन जाया करेंगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जब हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अब आ गया, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इन 10 दोस्तों ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, रिस्ट्रिक्ट राइट टू, लिमिट मेंबर टू, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू, यानी ये 10 लोग के यार अब हम आवाम से पैसा मांगते हैं, वो तो अलाउड नहीं है इस स्टेटस में अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक होगी बात। अब हमने कहा नहीं नहीं यार, हम इससे रिवर्स चलते हैं, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट राइट टू, वो कहता कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी हमने, जिसने शेयर बेचने जिसको मर्जी ढूंढे बेच दे। डू नॉट लिमिट मेंबर टू, डू नॉट प्रोहिबिट इन्विटेशन टू,
अगर ये बातें लिखी हों तो यही कंपनी क्या बन जाएगी, और अगर ये बातें लिखी हों डॉक्यूमेंट में तो इसका मतलब है ये चीजें डिफाइन कर रही हैं, ना कि ये नंबर डिफाइन कर रहा है। ठीक हो गई बात जी? इनविटेशन में शेयर्स के लिए इनविटेशन या डोनेशन के नहीं, वलीमे वाली इनविटेशन शामिल नहीं है अभी इसमें। इनविटेशन का मतलब वही है कि आप शेयर की इनविटेशन, अभी कल परसों आ जाएगा ना, पूरा प्रोसेस पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है वो सारा, वहाँ चल के हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं सबको ही ऐसा जवाब मिल रहा है, ये मेरा पुराना शागिर्द है इसलिए मैंने इसका, इसलिए आप सवाल करने से नहीं घबराएंगे। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। अब देखिए जी, चलिए, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर हम कंपनी की कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी करें तो फिर हमारे पास क्या बनता है, लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड आ गया लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा आ गया अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है, नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ फुली पेड शेयर, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट, क्योंकि जो पेड अमाउंट है वो तो कंपनी में पहले ही चली गई है ना, वो तो मेरे से आपने पैसे नहीं मांगने, अब वो तो पहले ही उधर पड़े हैं। तो एक्चुअली मेरी लाइबिलिटी, अगर मेरे शेयर फुली पेड हैं तो टेक्निकली जो सही लफ्ज़ है वो क्या है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ फुली पेड शेयर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी है जो पैसे मैंने देने, मैंने तो कुछ नहीं देना, आप किसने देने हैं पैसे, कंपनी दे देने। हाँ, अनपेड अमाउंट है तो वो मैंने पे करनी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। लाइबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट इफ शेयर आर नॉट फुली पेड। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ आ चुकी हुई है कि जो मेंबर की लाइबिलिटी है टेक्निकली जीरो लाइबिलिटी है मेंबर की अगर फुली पेड शेयर है, या मेंबर की लिमिटेड लाइबिलिटी है टू द लिमिट ऑफ अनपेड अमाउंट। नॉर्मली कंपनीज 80% यही होती हैं। अब कुछ कंपनीज आ गई जिनके अंदर ना पैसा चाहिए था ना, कोई भी कारोबार करना है तो हमें क्या चाहिए, जनरली पैसा चाहिए। तो ये वाली कंपनीज कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, लिमिटेड बाय शेयर, लोगों की लाइबिलिटी शेयर के साथ अटैच होकर चल रही होगी। लेकिन कुछ कारोबार होंगे जिनमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, बल्कि कुछ कारोबार होंगे जिसमें ज़ीरो पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इस कंपनी से कोई शख्स काम करते वक्त ये ज़रूर सोचेगा कि यार अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। यहाँ से तो था कि जो कैपिटल होगा, जो एसेट्स होंगे वो बिकेंगे, आपको पैसा, मसलन इस कंपनी को उधार देना है, तो जिस शख्स ने उधार देना है, लोन देना है, वो कैसे सोचेगा कि यार अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं कंपनी बिकवा कर अपने पैसे पूरे कर लूँगा। अब ये कंपनी है कोई सर्विस से रिलेटेड इदारा है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अब इसके तो एसेट्स हैं ही नहीं, और इसने कंपनी बनाई भी लिमिटेड बाय शेयर है ही नहीं। उसने कहा यार हम 10 लोग मिलके काम करने लगे हैं, कहते जी लाओ वही 20-20 लाख रुपए। कहते क्यों लाए भाई, पैसा तो चाहिए नहीं है, हमने तो काम पकड़ना है, सर्विसेज देनी है, इसमें पैसा कहाँ चाहिए। कहा हाँ यार ये बात ठीक है। उसने कहा फिर कंपनी कैसे बनानी है, तो लॉ ने कहा अच्छा हम एक कंपनी और बना देते हैं आपको, आप कंपनी बनवाएं, आप पैसा क्योंकि आपकी कंपनी को चाहिए नहीं है तो आप ना लाएं पैसा, कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने लिमिटेड लाइबिलिटी लोगों की करनी है, लोगों का एतमाद कंपनी पे आना है, तो आप एक काम करें, आप गारंटी प्रोवाइड करें। आप राइटिंग में हमें लिख कर दें कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो आप कितने कितने पैसे उस वक्त डालोगे, इसको आज ही गारंटी कर दो। अब मैंने कहा जी वही 20 लाख जो हम दे रहे थे, हमने कहा जी हम सब लोग 10 लोग गारंटी दे रहे हैं कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो हम 20-20 लाख रुपया डालेंगे। नाउ दिस कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो इसके मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, वही अनपेड अमाउंट जितने की गारंटी प्रोवाइड की हुई है।
अच्छा ये ज़रूरी नहीं है हम सब ने बराबर बराबर ही गारंटी दी हुई, नहीं ये भी कोई ज़रूरी नहीं। जैसे सबके बराबर बराबर शेयर खरीदना ज़रूरी नहीं था, तो कोई भी गारंटी हो सकती थी। ऐसी कंपनीज जो पैसा नहीं लगा रही, कैपिटल की शक्ल में पैसा नहीं लाए हैं, वहाँ नॉर्मली कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, गारंटी प्रोवाइड करके, लायबिलिटी अप टू द अमाउंट एग्रीड या अप टू द गारंटी प्रोवाइडेड। इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। वो कहता है भाई इसका मर्जर भी हो सकता है, हाइब्रिड प्रोडक्ट भी हो सकती है कि हमने पैसे भी लगाए हैं और गारंटी भी प्रोवाइड की है। इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। तो कब आएगा, जब हम पैसे लेकर आए हैं। हमने कहा नहीं नहीं यार 20-20 लाख रुपया हमने डाला है, 10 दोस्तों ने 2 करोड़ कंपनी में आ गया है और 50-50 लाख रुपए की हमारी गारंटी है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे 50-50 लाख डालेंगे। तो ये कंपनी भी क्या कहलाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन इसमें शेयर भी हैं और गारंटी भी है। क्लियर होगी बात जी। फिर तीसरी तरह की लायबिलिटी कंपनी है जो कि दुनिया में बहुत कहीं रेयर नज़र आती हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि कंपनी में आने का जो इंसेंटिव है वो लिमिटेड लायबिलिटी तो है। तो यहाँ मेंबर लिख कर दे रहे हैं नहीं यार हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो जाहिर है ऐसे कम लोग होंगे दुनिया में। तो ऐसी कंपनीज हमें रेयरली कहीं दुनिया में नज़र आएंगी जो कि कौन सी होंगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ होंगी। बिकॉज क्योंकि कॉरपोरेट उसमें दुनिया में आने का जो बेनिफिट है मेन, वो तो इसमें हम ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि उसके मेंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कहें कि हमारी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो जी नहीं, मेंबर ने देनी है, ये वाली गारंटी मेंबर ने देनी है, ठीक है ना। ये वाली गारंटी मेंबर ने देनी है, या मेंबर ने शेयर देने हैं। अगर खाली शेयर दे रहे हैं तो ये कंपनी बन जाएगी, खाली गारंटी दे रहे हैं फिर भी ये, गारंटी प्लस शेयर फिर भी ये। क्योंकि यहां हमने लिखा इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। एक कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसका शेयर कैपिटल 0 हो, सारे मेंबर ने क्या प्रोवाइड कर रखी हो, गारंटी प्रोवाइड कर रखी हो। ठीक होगी बात जी। लिमिटेड बाय शेयर, 10 लोग आए, वही वाली एग्जांपल को आगे ले आए, सब लोगों ने 20-20 लाख रुपया डाला, 20 लाख रुपया आ गया, क्या क्रिएट होगी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, ओके। एक कंपनी आई जिसकी टोटल लायबिलिटी कितनी है, 4 मिलियन। अब इस कंपनी के एसेट बिके, फर्ज किया कितने के, 3 करोड़ के, 10 लाख, 1 करोड़ रुपया अनपेड लायबिलिटी है। ये किसने पे करने हैं, कंपनी ने तो सारा कुछ बिक गया, लिमिटेड बाय शेयर में किसी ने पे नहीं करने, ये अनपेड अमाउंट रह गई है। ये पता है आपको कहाँ पे होने हैं, आखिरत में पे होने हैं। ठीक है ना। असल में लिमिटेड लायबिलिटी का यही तो फ़ायदा लेना चाह रहे थे हम, कि अगर हमारे शेयर फुली पेड हैं तो अब अगर कंपनी में कोई सानिया हो गया, कोई मसला हो गया, तो अब हमने और पैसे कोई नहीं डालने। हाँ, हम सारे दोस्तों के 20-20 लाख रुपया ज़ाया हो तो गया, क्योंकि वो एसेट कंपनी के कहलाए, कंपनी ने बेचकर अपनी लायबिलिटी पे कर दी, हम खाली हाथ घर आए। लेकिन हमारे जो इसके अलावा एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है। ठीक है ना। ये कंपनी कौन सी थी, लिमिटेड बाय शेयर, और ये अनपेड है, ये अब किसी ने पे नहीं करनी, खत्म हो गई, कंपनी को लिक्विडेट कर दिया लॉ ने। अच्छा जी, लिमिटेड बाय गारंटी, फिर वही बात आ गई, शेयर कैपिटल नील है, क्योंकि हर बंदे ने गारंटी प्रोवाइड की है, पैसे नहीं प्रोवाइड किए। हाँ, मतलब जाहिर है जब कंपनी बन रही है
उस वक्त हमने गारंटी प्रोवाइड की है, एक दोस्त ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 10 के 10 लोगों ने गारंटी प्रोवाइड की है। कितने कितने की? 20-20 लाख रुपए की। तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना है? नहीं। फर्ज किया कंपनी की टोटल लाइबिलिटी हो गई 2.5 करोड़। कंपनी के अमाउंट कोई बिकी, कोई कहीं से निकले, वो कितने पैसे आ गए? बाकी कितने पैसे आ गए? ये कैसे पूरे होंगे? गारंटी से रिकवर हुए ना 2 करोड़, क्योंकि कंपनी के तो कोई एसेट थे ही नहीं। वो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी आपने? कौन सी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कैपिटल तो आया ही नहीं है कंपनी में, तो कंपनी एसेट कहां से खरीदेगी? कुछ भी नहीं होगा कंपनी के पास। तो 2.5 करोड़ लोगों के देने, लायबिलिटी थी हमारी बैलेंस शीट में। अब गारंटी वाले सब लोग 20-20 लाख रुपया डाला तो 2 करोड़ इकट्ठे हो गए। 50 लाख आखिरत में गए, अनपेड लायबिलिटी। ये भी वही है, गारंटी लिमिटेड की सूरत में भी अनपेड अमाउंट में मेंबर्स लाइबल नहीं है। मेंबर लाइबल है अप टू द अमाउंट गारंटीड, ठीक है ना, अप टू द अमाउंट गारंटीड। तो ये वाली सारी अमाउंट भी कहां चली गई? अनपेड लायबिलिटी चली गई। अच्छा जी, फिर उसी तरह एक एग्जांपल हमने ली कि 10 लोग हैं, 10-10 लाख रुपया डाला, कुछ शेयर कैपिटल आ गया, कुछ गारंटी दे दें, तो ये वाले कॉम्बिनेशन अब आप बना लेंगे। ऐसे ही है ना? ओके। नाउ ऑन जी, अब ये इंडिविजुअल है, ज्वाइंटली लाइबल नहीं है ना, ज्वाइंटली एंड सेवरली का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जो भाग गया है उसको ट्रेस किया जाएगा, दूसरे की लाइबिलिटी भी मेरे जिम्मे नहीं आएगी। ये अलग अलग लाइबिलिटीज हैं कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहां फिर फुली पेड शेयर, नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, पार्टली पेड शेयर, तो वो इस एक्सटेंट तक आ गया। जस्ट उसी बातों को दोबारा समराइज कर दिया है ताकि अगर कहीं कोई क्लैरिटी रह गई हो तो वो दोबारा आ जाए। इसके बाद आया जी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हमने कहा था ना 3 तरह से कंपनी को हमें क्या करना चाहिए? कैटेगराइज करना चाहिए। वन इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, अदर इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी, एंड वन इज कॉल्ड एसोसिएटेड कंपनी। Now what is holding company? Hold majority shareholding of other company. अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर खरीदे हुए हैं, यानी 50% से ज़्यादा के शेयर उस कंपनी के पास हैं, तो एक कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी सब्सिडरी बन जाएगी। या ये बात आगे जाके चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में बात पढ़नी है दोबारा, या कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ अदर कंपनी। ऐसे समझें, एक कंपनी है, पहले हम ऐसे लेते हैं, निशात मिल लिमिटेड के पास 51% शेयर एमसीबी बैंक के हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो निशात मिल क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी, और एमसीबी क्या बन गया? सब्सिडरी ऑफ निशात मिल। अगर ऐसे है तो वो कहता है ये एक फैसला शेयर की बुनियाद पे हो सकता है, या अगर एमसीबी बैंक के बोर्ड में 7 लोग अपॉइंट होने हों और निशात मिल के पास ये पावर हो कि इन 7 में से 4 ये अपॉइंट करेगी, तो तब भी कंट्रोल इसी के पास है, फिर भी ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है। यानी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन 2 बुनियादों पर हम इस्टेब्लिश करते हैं, या तो शेयर की बुनियाद पर कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, या बाज दफ़ा मेजॉरिटी शेयर नहीं है लेकिन कानून में हमने ऐसे बात लिख दी है कि कंट्रोल आपके पास है, तो फिर भी आप होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है, एक वक्त में हमने हमारा जो ये पीटीसीएल था,
हमने दुबई की कंपनी एतिसलात को इसके 26% शेयर सेल किए थे, ठीक है, 25-26% कोई समथिंग लाइक दिस, 25% कोई समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये काम किया तो एतिसलात को ये कहा कि नहीं, कंट्रोल आपके पास होगा, तो वो दूसरे वाली कंडीशन लग जाएगी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड में मेन नॉमिनेशन आपकी तरफ से आएगी, भले आपके पास शेयर कम है फिर भी आप कौन सी कंपनी बन जाएंगे, होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग कंपनी असल में उस कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है। तो अगर कंट्रोल मेन आपका ही है तो भले शेयर नहीं भी हैं आपके पास उतने, सम टाइम हम कंपनी को रन करने के लिए ऐसा कर देते हैं। मसलन जैसे हमारे से एज अ नेशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चल रही ना, हमें अरबों रुपए का वहाँ लॉस हो रहा है। किसी मुल्क की कोई कंपनी कहे कि यार पाकिस्तान स्टील मिल के 10% शेयर मुझे दे दो, तो हमें खाली शेयर देने का कोई इतना थोड़ा सा फ़ायदा तो होगा कि चलो कुछ दिन पैसा लूट मार करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हमने सही काम तो कोई करना नहीं है, लेकिन हमें कोई सही फ़ायदा नहीं होगा। हम कहेंगे यार नहीं, तुम 10% शेयर भी लो, इस कंपनी का कंट्रोल भी संभालो ताकि इस कंपनी को खड़ा कर दो तुम लोग। फर्ज किया एमिरेट्स एयरलाइन पीआईए के 5% शेयर लेने का ऐलान कर दे कि यार हमें 5% शेयर पीआईए के दे दें, तो गवर्नमेंट को चाहिए हाथ जोड़ के कहे कि नहीं 5% शेयर नहीं, इसका कंट्रोल भी ले लो ताकि इदारा ठीक हो जाए। इसलिए जी नॉर्मली तो बहुत ही होते हैं ना, ये तो एक्सेप्शन की बात हो रही है। नॉर्मली तो जब मेजॉरिटी आपकी होगी तो कंट्रोल भी आपका ही होगा, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है शेयर होल्डर नहीं डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। अब एक नॉर्मल हालात में अगर एक कंपनी के 60% शेयर मेरे पास हैं तो एक्चुअली 60% कंट्रोल मेरे पास है ना। लेकिन हम ये एक्सेप्शन की बात करें कि बाज़ दफ़ा हम शेयर होल्डिंग को कंट्रोल से डिटैच कर देते हैं किसी और बेनिफिट को लेने की वजह से, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं बात कि अगर एमिरेट्स एयरलाइन पीआईए के शेयर लेने की बात करे तो हम 50% पे कंट्रोल नहीं देने को तैयार होंगे, हम 5% 10% पे भी कहेंगे कि यार कंट्रोल आप ले लो ताकि इदारा ठीक हो जाए हमारा। तो सम टाइम हमारे बेनिफिट में ये बात होती है। इसीलिए लॉ ने क्या किया, ये वाली बात की गुंजाइश रखी बीच में कि ताकि या तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ही हो, नॉर्मल हालात अगर चल रहे हैं तो, मसलन डीजी सीमेंट और एमसीबी बैंक नॉर्मल हालात हैं तो मेजॉरिटी होगी तो होल्डिंग कंपनी बनेगी। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता है नॉर्मल हालात हैं तो शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी ना होते हुए भी आपका सम टाइम कंट्रोल होगा। तो देखना हमने ये इनमें या और का मतलब है या ये पूरी हो गई तब भी आप होल्डिंग बन गए, या ये पूरी हो गई तब भी आप होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गए। क्लियर होगी बात। और सब्सिडरी कौन होगी, ऐसी कंपनी जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो, ठीक है ना, ऐसी कंपनी जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो। मेजॉरिटी शेयर आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। क्लियर होगी बात। और ये एसोसिएटेड कंपनी हम चैप्टर 11 में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां क्या होगा कि असल में यहां तो कंट्रोल हो रहा होता है ना, वहां कंट्रोल नहीं होता, फिर हम इसे परसेंटेज से डिफाइन करेंगे कि कोई 20% अगर होल्डिंग होगी तो वो क्या कंपनी कहलाएगी, एसोसिएटेड कहलाएगी। लेकिन ये वाली बात हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के जी सर आप जो एक एग्जांपल दिया उसमें मेजर होल्डिंग शेयर्स जो है एक कंपनी के पास है लेकिन वो कंट्रोल नहीं करेगी। एमिरेट्स को पे करते आप 5% शेयर ले लें और आप कंट्रोल कर लें, कंट्रोल आप करें, यानी कौन होगी, तो फिर होल्डिंग कौन होगी, जो मेजॉरिटी शेयर्स है या वो? नहीं मेजॉरिटी वाले अब होल्डिंग में नहीं ना रहेंगे, अब एमिरेट्स होल्डिंग में आ जाएगी, क्योंकि हमने खुद ही लिख कर दे दिया कि यार भाई देखो पीआईए के, फर्ज किया हम ऐसे बात करते, पीआईए के 11 डायरेक्टर होंगे, 6 डायरेक्टर हम आपके लेंगे, इसका मतलब है बाकी कितने बचे, 5 डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की मीटिंग में हर डिसीजन मेजॉरिटी से होना है, तो सारे डिसीजन एमिरेट्स ही कर रहे होगे ना यहाँ बैठो। हम एमिरेट्स को
जब ये दे रहे होंगे तो हम यही बात कह रहे होंगे कि यार आप शेयर 15% ले लो, 10% ले लो, 20% ले लो, लेकिन हम आपको लिख कर दे रहे हैं आपके डायरेक्टर 6 आपके होंगे, 5 हमारे होंगे। अब जब भी कोई डिसीजन लेना है मेजॉरिटी से होना है, तो मेजॉरिटी किसकी हो गई है? एमिरेट्स की हो गई है जी। होल्डिंग कंपनी के पास दूसरे शेयर्स हों या सिर्फ कंट्रोल हो? होल्डिंग कंपनी के पास शेयर्स ना हो? हाँ, तो यही लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग होना जरूरी नहीं, अगरचे बड़ी बहुत ही एक्सेप्शनल बात होगी, भले खाली कंट्रोल हो, ठीक है ना, भले खाली कंट्रोल हो, या शेयर मेजॉरिटी में आ जाए या कंट्रोलिंग बोर्ड आपकी मेजॉरिटी में आ जाए, तो आप क्या बन जाएंगे? होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे। तो आज हमने जी जो बात सीखी है, जिसको जाकर आपने रिविजिट करना है, पढ़ना है, देखना है, वो क्या था? टाइप्स ऑफ कंपनी। और हमने देखा कि जो कंपनी है उसको 3 कैटेगरी के ऊपर बुनियाद पर हम क्या बना सकते हैं? टाइप बना सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, या ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कल इंशाअल्लाह ताला जब यहां से आगे चलेंगे तो फर्दर आगे चलेंगे। जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, पब्लिक कंपनी एसएमसी नहीं हो सकती, एसएमसी नहीं हो सकती जी। बुक आप सब लोग ले आए हैं? चले, कल हम बुक को डिस्कस करेंगे क्लास में इंशाअल्लाह।